स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, अगर आप या आपका कोई भी जानने वाला दोस्त या फिर भाई बहन स्टेट PCS की तैयारी कर रहा है तो स्टडी IQ के नए इनिशिएटिव PCS सारथी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि एयर इंडिया अब टाटा ग्रुप का हो चुका है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस डील की असल नींव कब पड़ी थी? अगर आप अपने दिमाग में थोड़ा जोर डालेंगे तो आप पाएंगे कि जनवरी 2022 में हुई इस डील के कंप्लीशन की नींव तो इसके लगभग 3 दशक पहले ही पड़ गई थी। सिर्फ एयर इंडिया ही नहीं बल्कि 1956 में बनी जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद भी साथ निभाने वाली लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि LIC, जो जल्द ही प्राइवेटाइज होने वाली है, उसके आने वाले भविष्य की लकीरें भी 1991 में ही खींच दी गई थी। अब आप पूछेंगे कि वो कैसे, तो चलिए हम ये कहानी भी शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, आजादी के बाद इंडिया ने अपने लिए एक ऐसा इकोनॉमिक मॉडल को चुना जो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का एक क्रॉस ब्रीड था, और इसीलिए इसे मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल भी कहते हैं। हालांकि कहने को तो ये एक मिक्स्ड मॉडल था, लेकिन फिर भी हमेशा से इसके सोशलिस्ट टिल्ट को साफ देखा जा सकता था, और इस टिल्ट का पहला एविडेंस मार्च 1950 में प्लानिंग कमीशन के फॉर्मेशन के साथ ही देखने को मिल गया था, जिसके साथ ही ये बात समझ आ गई थी कि इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड सारे डिसीजंस और इंस्ट्रूमेंट्स गवर्नमेंट अपने हाथ में ही रखने वाली है। हालांकि जैसे जैसे वक्त बीतता गया, इस इकोनॉमिक मॉडल और गवर्नमेंट पॉलिसीज में भी अंतर देखने को मिले। यही कारण है कि जहां 1947 में देश एक सोशलिस्ट टिल्ट और एक तरह के क्लोज इकोनॉमिक मॉडल के साथ अपने सफर पर निकला था, उसने लगभग 4 दशक के बाद ही अपने इस सोशलिस्ट टिल्ट से दूर हटकर LPG रिफॉर्म्स के रूप में अपने लिए एक नई राह चुन ली थी। दोस्तों, हम जब भी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो ऐसा मानते हैं जैसे इंडियन इकोनॉमी और उसके गवर्नेंस मॉडल ने अचानक ही करवट बदल ली हो, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। ये बात सही है कि 1991 में LPG जैसा ग्राउंड ब्रेकिंग स्टेप लेते हुए इंडिया ने अपने इकोनॉमिक मॉडल में बहुत से बदलाव लिए, लेकिन इकोनॉमिक मॉडल के इन बदलावों को ग्राउंड पर इंप्लीमेंट करने में कुछ अलग अलग फेजेस देखने को मिलते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि जैसा हमने बताया कि हमारे देश को सोशलिज्म की राह पर चलते 4 दशक से ज्यादा का समय हो गया था। ऐसे में कोई भी चेंजेस रातों रात इंप्लीमेंट नहीं हो सकते। चलिए आज हम इन रिफॉर्म्स में से एक प्राइवेटाइजेशन के रिफॉर्म के फेस के बारे में चर्चा करते हैं कि कैसे आज एयर इंडिया, LIC और बहुत से PSUs के प्राइवेटाइजेशन की जड़ें 1991 तक पहुंचती हैं। इसके साथ ही हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में हमारी इकोनॉमी किस तरह प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ती देखी जा सकती है। लेकिन इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC मेंस के GS पेपर 3 के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं। दोस्तों, UPSC प्री मेंस के लिए स्टडी IQ का लास्ट लाइव फाउंडेशन बैच लॉन्च हो चुका है, जिसमें कुछ ऐसे यूनिक फीचर्स हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। 900+ आवर्स का लाइव कंटेंट, UPSC के आयरन गेट यानी प्रीलिम्स में आपको परिपक्व करने के लिए प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपके मेंस के आंसर में डिफरेंट डायमेंशंस ऐड करने के लिए और आपके सोचने के तरीके में डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऐड करने के लिए मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाएगी, और आपके डाउट्स को किसी भी समय क्लियर करने के लिए आपको एक गेम चेंजिंग फीचर मिलेगा जो है 1-to-1 मेंटोरशिप, जिसके अंतर्गत आपको एक मेंटोर अलॉट किए जाएंगे जिनके साथ आप एकेडमिक और नॉन एकेडमिक डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। और रेगुलर बेसिस पे फॉर्मर एंड वर्किंग ब्यूरोक्रेट्स के साथ ग्रुप मेंटोरशिप भी इन बैचेस का इंपॉर्टेंट फीचर है। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिल सकता है मात्र 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। इन बैचेस में क्लासेस की शुरुआत 18 अक्टूबर इवनिंग 6 PM से हो रही है, तो अब आप भी अपनी UPSC की तैयारी की तरफ एक फाइनल कदम उठाइए और AG लाइव कूपन कोड को यूज करके देश के सर्वश्रेष्ठ UPSC लाइव बैचेस को ज्वाइन करिए। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, जब देश में सफिशिएंट इंडस्ट्रियल कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए 1956 में गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन यानी कि IPR अडॉप्ट किया था, तो उसमें यह बात क्लियरली मेंशन थी कि देश में एक सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी को फॉर्मुलेट करने के लिए स्टेट को न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स को सेटअप करने में एक प्रीडोमिनेंट एंड डायरेक्ट रोल प्ले करना होगा। इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन यानी IPR के थ्रू इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का 3-fold क्लासिफिकेशन कर दिया गया, जिसमें शेड्यूल A की इंडस्ट्रीज को स्टेट के लिए रिजर्व रखा गया। वहीं शेड्यूल बी में उन इंडस्ट्रीज को कवर किया गया जहां गवर्नमेंट यूनिट्स ड्रग्स और एंटीबायोटिक्स से जुड़ी इंडस्ट्रीज को सेटअप कर सकती थी।
इसके अलावा सभी रिमेनिंग इंडस्ट्रीज को प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया गया। इस आईपीआर के एडॉप्शन के साथ ही गवर्नमेंट ने बहुत सी सीपीएसई स्टैब्लिश कर दी, जिनका इकोनॉमी में रोल भी क्विकली एक्सपैंड हुआ। यही नहीं, 1965 से 1985 के बीच प्राइवेट सेक्टर की बहुत सी कंपनीज को वेरियस एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू नेशनलाइज कर दिया गया। इनमें से आज की बहुत सी पेट्रोलियम सेक्टर सीपीएसईज जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आईओसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल एक्सेट्रा भी शामिल हैं। हालांकि इस लार्ज स्केल नेशनलाइजेशन के पीछे गवर्नमेंट द्वारा अलग अलग रीजन दिए गए, जैसे कभी उनके पुअर परफॉर्मेंस को देखते हुए पब्लिक इंटरेस्ट को आधार बनाया गया, तो कभी उनमें बुर्मा शेल, कैलटेक्स और एसो जैसी फॉरेन कंपनीज के अंडरटेकिंग होने को। और ये तब था जब अर्ली 1980s आते आते ये बात रियलाइज कर ली गई थी कि इन पब्लिक सेक्टर फर्म्स में प्रोडक्शन उनकी कैपेसिटीज के मुताबिक सिग्निफिकेंटली लोअर था, और उसके पीछे भी कई कारण थे, जैसे आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज, ओवर एम्प्लॉयमेंट, लोअर प्रायोरिटी फॉर फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स ड्यू टू देयर प्रेजेंस इन कॉम्पिटिटिव सेक्टर्स, पुअर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और हाई डेट टू इक्विटी रेशियो एक्सेट्रा। सीपीएसईज के इस परफॉर्मेंस को एनालाइज करने और उसमें सुधार के लिए मेजर्स को सजेस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने 1984 में डॉक्टर अर्जुन सेन गुप्ता की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि कोर इंडस्ट्रीज को 17 से रिड्यूस करके 7 कर दिया जाए, ताकि इंडस्ट्रीज में पब्लिक पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही इस कमेटी ने सीपीएसईज को ग्रेटर ऑटोनॉमी दिए जाने और फंड रेज करने की स्वतंत्रता देने की भी बात रखी। यही नहीं, सीपीएसईज की परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए उनमें फ्रेंच मॉडल पर बेस्ड प्रोडक्शन बेस्ड टारगेट्स भी फिक्स करने की अनुशंसा की। लेकिन इस सब के बीच भी जहां 1956 में इन सीपीएसईज में गवर्नमेंट का टोटल इन्वेस्टमेंट 81 करोड़ रुपीस था, वहीं 1990 आते आते ये 99,315 करोड़ हो गया। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स अपने पॉलिसीज और सीपीएसईज के परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए प्रयास कर ही रही थी कि 1990s के शुरू होते होते इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में फंस गया, जिससे निकलने के लिए उसे आईएमएफ के दबाव में एलपीजी रिफॉर्म्स अपनाने पड़े। और यहां से प्राइवेटाइजेशन का असल दौर शुरू हुआ, जहां धीरे धीरे इंडिया के इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक मॉडल का स्टेट डोमिनेंट सोशलिस्ट टिल्ट दूर होता साफ देखा जाने लगा। यही कारण है कि 1991 की पॉलिसी के अकॉर्डिंग केवल 8 इंडस्ट्रीज ही पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व रखी गई, जो आज घटकर केवल 2 रह गई हैं, एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवेज। साथ ही इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट को भी 18 इंडस्ट्री को छोड़कर बाकी सभी इंडस्ट्रीज के लिए खत्म कर दिया गया, जबकि आज की स्थिति में यह रिक्वायरमेंट केवल 6 इंडस्ट्रीज के लिए सीमित है, जो है डिस्टिलेशन एंड ब्रूइंग ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स, सिगार्स एंड सिगरेट्स, इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स, हैजार्डियस केमिकल्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। लेकिन जैसा हमने आपको अपने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि ये प्राइवेटाइजेशन का रिफॉर्म भी एक इंडिविजुअल इवेंट ना होकर के सक्सेसिव गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग फेजेस में ही डेवलप हुए सीरीज ऑफ इवेंट थे। तो चलिए अब हम प्राइवेटाइजेशन के इन फेजेस के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे ही 1991 में एलपीजी रिफॉर्म लागू किए गए, तो उसी के साथ सीपीएसई से किए जाने वाले डिसइन्वेस्टमेंट को भी कॉन्सेप्चुअलाइज कर लिया गया था। लेकिन उसके बाद भी उस समय इंडियन गवर्नमेंट में लार्ज स्केल प्राइवेटाइजेशन करने को लेकर एक झिझक थी, और वो खुद को इन रिफॉर्म से रिलेटेड ऐसे कड़े फैसले लेने में असक्षम पा रही थी जैसे यूके या फ्रांस ने 1970s और 1980s में ले लिए थे। यही कारण है कि हालांकि एलपीजी रिफॉर्म के अंडर प्राइवेटाइजेशन की बात कही गई थी, लेकिन इससे रिलेटेड पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में इसकी जगह डिसइन्वेस्टमेंट का टर्म यूज किया गया, ताकि किसी भी तरह के एडवर्स कॉनोटेशन को अवॉइड किया जा सके। साथ ही इसका एक बड़ा कारण यह भी था कि सरकार इन सीपीएसईज में अपनी हिस्सेदारी कम करने के लिए प्रयत्नशील थी, ना कि इनकी ओनरशिप प्राइवेट हैंड्स में ट्रांसफर करने में। और इसीलिए इसी सिलसिले में बहुत से डिसइन्वेस्टमेंट एंड पॉलिसी कमीशंस बनाए गए, ताकि ये आउटलाइन तैयार की जा सके कि इंडिया और उसके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लिए इस डिसइन्वेस्टमेंट के आखिर क्या मायने होंगे। साथ ही इंडियन इकोनॉमी के इस ऐतिहासिक मोड़ पर यह प्लान करना भी जरूरी था कि इस डिसइन्वेस्टमेंट की प्रोसेस के लिए किस तरह से पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को सिलेक्ट किया जाएगा और इस प्रोसेस को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। इस फेज में डिसइन्वेस्टमेंट के लिए सीपीएसईज के शेयर के ऑक्शन और 2 जीडीआरएस या ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट को इंप्लीमेंट किया गया, और इस दौरान इसके जरिए 39 सीपीएसईज की गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग का ऑन एन एवरेज 8.87% ही डाइल्यूट किया गया। साथ ही किसी भी प्राइवेट पार्टी को किसी भी पीएसयू का कंट्रोल ट्रांसफर नहीं किया गया। इसी वजह से गवर्नमेंट इस डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर फिस्कल ईयर 1992 से 99 के बीच के लिए सेट किए गए अपने 34,000 करोड़ के टोटल टारगेट अचीव नहीं कर पाई,
बल्कि गवर्नमेंट इसका आधे से भी कम, केवल 16,809 करोड़ ही रजिस्टर कर पाई। साथ ही इसका एक बड़ा कारण यह भी था कि कंप्लीट डिसइन्वेस्टमेंट की जगह गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनीज में क्रॉस होल्डिंग ट्रांजैक्शंस भी किए, यानी एक पीएसयू किसी दूसरे पीएसयू की हिस्सेदारी हो गई। लेकिन फिर भी इस शेयर ऑक्शन का एक पॉजिटिव इफेक्ट ये हुआ कि इस प्रोसेस से पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट देखने को मिला। इसके चलते जहां 31 मार्च 1990 को सीपीएसईज में टोटल इन्वेस्टमेंट 99,315 करोड़ था, वहीं फिस्कल ईयर 1999 एंड होते होते ये 2,39,167 करोड़ हो चुका था। लेकिन यहां से प्राइवेटाइजेशन में एक नया मोड़ आया, क्योंकि अब सेंट्रल में एनडीए की सरकार थी जो प्राइवेटाइजेशन को लेकर एक पॉजिटिव रुख रखती थी। तो चलिए अब इस फेज के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, ये वो फेज था जब सही मायनों में प्राइवेटाइजेशन को इंप्लीमेंट करना शुरू किया गया, क्योंकि यहां से पहली बार गवर्नमेंट ने पीएसयूज का स्ट्रेटेजिक स्केल अप शुरू किया। यहां हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीएसयू के स्ट्रेटेजिक स्केल अप का मतलब होता है कि गवर्नमेंट एक पीएसयू में अपनी हिस्सेदारी को इतना कम कर ले कि उस पीएसयू का कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथों से निकलकर किसी दूसरे मेजॉरिटी शेयर होल्डर प्राइवेट एंटिटी के पास चला जाए। इसके लिए दिसंबर 1999 में एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट क्रिएट किया गया ताकि प्राइवेटाइजेशन की प्रोसेस में और तेजी लाई जा सके। वहीं सितंबर 2001 में इसे मिनिस्ट्री ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट के तौर पर रीनेम किया गया। इस फेज के दौरान गवर्नमेंट ने 12 स्ट्रेटेजिक सेल्स को इंप्लीमेंट किया, जिनमें से 10 प्राइवेटाइजेशन डील्स थी, जबकि 2 सीपीएसई टू सीपीएसई सेल्स थी। इसके अलावा 20 होटल प्रॉपर्टीज का स्लम्प सेल भी कर दिया गया। साथ ही फेज 1 की ही तरह इस फेज में भी ऑयल सेक्टर में क्रॉस होल्डिंग ट्रांजैक्शंस कंटिन्यू किए गए, जिससे एक डिबेट ये भी स्टार्ट हो गई कि इस तरह के ट्रांजैक्शंस में क्या पब्लिक सेक्टर फर्म्स को इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में वो ऑटोनॉमी मिल पाएगी जिसकी प्राइवेटाइजेशन के रिफॉर्म्स करते समय उम्मीद की गई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए 2002 में गवर्नमेंट ने सीपीएसईज पे पीएसयू के इन होने वाले डिसइन्वेस्टमेंट में पार्टिसिपेट करने पे प्रोहिबिशन इंपोज कर दिया गया। लेकिन इसके बाद भी इस फेज में हुई स्ट्रेटेजिक सेल्स की प्रोसेस को लेकर बहुत सी कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई, जिनमें पहला था इन पीएसयू की वैल्यूएशन का मेथड, दूसरा था ट्रांजैक्शंस को लेकर होने वाले लीगल डिस्प्यूट्स, साथ ही इन ट्रांजैक्शन के सिलसिले में सीएजी के एडवर्स रिमार्क्स। यही नहीं, तेजी से होते इस डिसइन्वेस्टमेंट से इंडस्ट्रियल सेक्टर में लेबर अनरेस्ट भी देखने को मिलने लगा था, जो प्राइवेटाइजेशन के चलते होने वाले जॉब लॉस की वजह से हो रहा था। इन सब के कारण फिस्कल ईयर 2002 से 2004 तक गवर्नमेंट केवल 24,619 करोड़ रुपीस ही रियलाइज कर पाई, जबकि उसका टारगेट 58,500 करोड़ का था। लेकिन फिर भी प्राइवेटाइजेशन के इस फेज की शायद सबसे बड़ी भूल एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन ना करना ही था, जिसके आगे जाकर गंभीर परिणाम हुए। लेकिन उसके बारे में हम अपने वीडियो के अंत में बात करेंगे। दोस्तों, जैसे ही 2004 में एनडीए की जगह यूपीए ने अपनी सरकार बनाई, प्राइवेटाइजेशन को मानो फिर से एक ब्रेक लग गया। और ऐसा इसलिए था क्योंकि पॉलिसी में फिर से एक रिवर्सल देखने को मिला, जिसके चलते सीपीएसईज के पब्लिक कैरेक्टर और गवर्नमेंट कंट्रोल को कंटिन्यू रखा गया। साथ ही जैसा हमने आपको बताया कि जहां पिछले फेज में बहुत से पीएसयूज के स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट किए गए थे, वहीं उसके उलट इस फेज में डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी और प्रोसेस केस टू केस बेसिस पर डिसाइड होने लगी। साथ ही गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि प्रॉफिट मेकिंग सीपीएसईज को प्राइवेटाइज करने के बजाय पब्लिक सेक्टर में ही रखा जाएगा। यही नहीं, गवर्नमेंट पॉलिसी में सीपीएसईज के डिसइन्वेस्टमेंट से अर्न होने वाले रेवेन्यू को एक्सप्लिसिटली सोशल सेक्टर स्कीम्स में खर्च करने का फैसला भी किया गया। ओवरऑल इस फेज में किसी भी पीएसयू की स्ट्रेटेजिक सेलिंग नहीं करी गई। साथ ही गवर्नमेंट अपने टारगेटेड डिसइन्वेस्टमेंट 1,93,000 करोड़ के बजाय केवल 1,14,045 करोड़ रुपीस ही रेज कर पाई। दोस्तों, 2014 के जनरल इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर होने के साथ ही यह एक्सपेक्ट किया जाने लगा था कि इस बार फिर से स्ट्रेटेजिक सेल्स का दौर शुरू हो जाएगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि एनडीए गवर्नमेंट फिर से सत्ता पर स्थापित हो चुकी थी और ऐसे में उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी भी उसी ट्रैक पर रहने की उम्मीद थी जैसी फेज 2 के दौरान देखने को मिला था। लेकिन इसके उलट करंट एनडीए गवर्नमेंट से काफी इलैबोरेट प्लान्स देखने को मिले। गवर्नमेंट ने अपनी पहली डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2016 में अनाउंस की, जिसके कोर ऑब्जेक्टिव थे पब्लिक ओनरशिप को प्रमोट करना और सीपीएसईज में किए गए इन्वेस्टमेंट के एफिशिएंट मैनेजमेंट पर ध्यान देना। इसी दिशा में डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट का नाम बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और पब्लिक एसेट मैनेजमेंट यानी कि DIPM कर दिया गया। और साथ ही
इसके मैंडेट को एक्सपैंड करके डिसइन्वेस्टमेंट की प्रोसेस को प्लान करने के साथ साथ सीपीएसईज में गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट को भी मैनेज करने का काम शुरू कर दिया गया। यही नहीं, इसके साथ नीति आयोग को भी एक लार्जर रोल देते हुए उसे स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के लिए एज एन एडवाइजर अपॉइंट किया गया। इस फेज में डिसइन्वेस्टमेंट के मेनली 5 मेथड्स देखने को मिले, जो थे कंपलसरी बाईबैक्स, ऑफर फॉर सेल, सीपीएसई टू सीपीएसई सेल्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स और पब्लिक ऑफर्स। यही नहीं, गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट का स्कोप एक्सपैंड करते हुए उसमें न्यू एवेन्यू जैसे सेल ऑफ एनिमी शेयर्स, एसेट मोनेटाइजेशन और सूती की होल्डिंग का सेल शामिल था। यह हम आपको बता दें कि सूती यानी SUUTI यह स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का जन्म 2003 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को रीस्ट्रक्चर करके किया गया था। इसके अलावा गवर्नमेंट ने 34 फर्म्स के स्ट्रेटेजिक सेल्स को क्लियरेंस दे दी। यही नहीं, इस दौरान फेज 2 में सीपीएसईज के डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस को ट्रांजैक्शन में पार्टिसिपेट करने पर लगाए गए प्रोहिबिशन में भी कुछ एक्सेप्शंस बना दिए गए, जिसके चलते 34 में से 8 सीपीएसईज को दूसरी सीपीएसईज को ही सेल किया गया था। फिस्कल ईयर 2020 खत्म होते होते गवर्नमेंट ने अपने 4,26,925 करोड़ के टारगेट में से 3,05,357 करोड़ रिकवर कर लिए थे, जबकि इन डिसइन्वेस्टमेंट के ट्रांजैक्शंस में से 78% डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स माइनॉरिटी के स्टेक से ही आए थे। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए अक्टूबर 2021 में गवर्नमेंट ने एयर इंडिया लिमिटेड के स्ट्रेटेजिक सेल को अप्रूव कर दिया, जिसे टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड की ही एक होली ओन्ड सब्सिडी टैलेस प्राइवेट लिमिटेड को हैंडओवर कर दिया गया, जो जनवरी 2022 में कंप्लीट हो गया। हालांकि ये सेल काफी टाइम से पेंडिंग थी, जिसे लंबे समय से अलग अलग सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ट्राई कर रही थी, लेकिन अंततः हजारों करोड़ रुपीस के लॉस में चल रही एयर इंडिया को एक खरीदार मिल ही गया। इसी तरह जैसा हमने आपको बताया, LIC के प्राइवेटाइजेशन को लेकर भी सरकार की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, लेकिन सरकार इसे कब इंप्लीमेंट करती है ये देखना दिलचस्प होगा। दोस्तों, यूं तो प्राइवेटाइजेशन इंडियन पॉपुलेशन और गवर्नमेंट के लिए एक हाईली इमोटिव इशू है, जिसे लेकर सभी के दिलो दिमाग पर शंका के बादल मंडराते रहे हैं, क्योंकि इसे कभी पब्लिक रिसोर्सेज को प्राइवेट हैंड में ट्रांसफर किए जाने से जोड़कर नेगेटिव लाइट में शो किया जाता है, तो कभी जॉब लॉस से। हालांकि अगर हम बीते 3 दशकों में गवर्नमेंट की डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी पर गौर करें तो ये पाएंगे कि प्राइवेटाइजेशन को रिसोर्सेज रेज करने का एक टूल के रूप में यूज किया गया है। इसीलिए ओवर द इयर्स डिसइन्वेस्टमेंट का ट्रेंड ये है कि या तो गवर्नमेंट माइनॉरिटी स्टेक्स ही सेल कर रही है, या फिर एक सीपीएसई के थ्रू दूसरे सीपीएसई में क्रॉस ओनरशिप को प्रमोट किया जा रहा है। इसी के चलते इतने सालों में महज 10 फर्म्स को ही प्राइवेटाइज किया गया है, जबकि 31 मार्च 2019 की स्थिति में इंडिया में टोटल 249 ऑपरेशनल सीपीएसईज मौजूद थीं। और जिस तरह से करंट गवर्नमेंट बीएसएनएल जैसी लॉस मेकिंग पीएसयू में इन्वेस्टमेंट कर रही है, या बीपीसीएल जैसे प्रॉफिट मेकिंग पीएसयू के डिसइन्वेस्टमेंट की प्रोसेस को लेकर इनडिसिसिव है, उसे देखकर लगता है कि आने वाले समय में भी इंडिया में उस तरह का प्राइवेटाइजेशन अभी संभव नहीं है, जैसे 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स को एक्सेप्ट करते टाइम एक्सपेक्ट किया गया था। दोस्तों, इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है? कौन से वो स्ट्रेटेजिक कदम हैं जो अभी गवर्नमेंट की डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी और प्राइवेटाइजेशन के रिफॉर्म्स में मिसिंग है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा कि वीडियो के पहले भाग में आपसे बताया गया था कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, और इस इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, अ बेटर सॉल्यूशन देन प्राइवेटाइजेशन may well be giving public sector banks autonomy to reform themselves and function free of political interference. Justify. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।